मॉर्निंग, नमस्कार। और फिर से स्वागत है आप सबका एक नई क्लास में। और मैं साधना आई हूँ एक नई जानकारी के साथ। और आज का क्लास हमारा है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, हमारे देश को इंडिया क्यों कहा गया, ऐसी सारी जानकारी के साथ आज का क्लास है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। हाँ, और सबसे पहले यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे। हम काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, किसी कारणवश मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से मैंने क्लास अपलोड नहीं किया। बट अब सही है, तो जितना जानकारी हो सकेगा हम आप लोगों को देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। आज का क्लास हमारा है भारत का इतिहास। सबसे पहले मैंने कलरफुल किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो नोट भी बना सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, महापुराण या महाकाव्य में भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन कबीले का नाम था भरत, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी क्या कहते थे? इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यहाँ पे नोट करिए एक बात। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। जो प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह मिश्रण कौन कौन सा है? देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है पहलियो मेडिटेरेनियन, तीसरा है काकेसायड, चौथा है हमारा निग्रो यार्ड, और पांचवा है मंगोलायड। इसी के आधार पर हमारा क्या होता है? जनसंख्या का निर्माण, भारत की जनसंख्या का निर्माण, ठीक है, इसी नस्लों के मिश्रण से हुआ है। और आगे हम बढ़ते हैं। हमारा भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत एवं तीसरा है आधुनिक भारत। जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें तीन भारत के बारे में दिखाया जाता है, जैसे प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। 3 तरह की बुक आती हैं, सबकी अलग अलग, और किसी में तो सब मिक्स होता है कि भारतीय, प्राचीन और आधुनिक तीनों भारत के इतिहास के बारे में बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर है जर्मन इतिहासकार
क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस को हो जाता है ना। और यहाँ पे आज का क्लास समाप्त करते हैं हम। और आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं गलती होगी तो हम उसको बताएंगे, सुधारेंगे। ओके। और आपको कोई नई जानकारी चाहिए किसी और विषय के बारे में तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम जितना हो सके उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू।